वचन बड़े हैं, सीना तान गए, किश्क गड़े गए, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो कितना सुंदर नजारा है। बस कुछ ही साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ कुछ ऐसा भी डेवलप किया जा सकता है। चारों तरफ नेचर, माहौल ऐसा कि फोटोग्राफी का मौका तो आप छोड़ ही नहीं सकते। नाइट एम्बियंस नेचर्स अबाउट का स्पेशल अट्रैक्शन है। इसे देखना काफी अमेजिंग है, स्पेशली स्विमिंग पूल। इसका रैंप एरिया भी पूरी तरह से लाइट अप रहता है। अंधेरे में पानी में चमकती रोशनियां, जैसे रोशनी पानी में बह रही हो। सर्दियों की रातें काफी ठंडी होती है और जंगल में तो पूछिए ही मत। लेकिन यहाँ एकदम अलग ही नजारा है। टूरिस्ट का जोश सर्दी को दूर भगाने के लिए काफी है। इस फार्म की हम बात करें तो अब शाम हो चुकी है और ठंड भी बढ़ गई है, तो उसके साथ ही बॉनफायर अगर हो तो मजा आ जाता है। पूरे दिन की एक्टिविटीज के बाद ये मोमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मुकुल, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि अब क्या सरप्राइज है? देखो, सरप्राइज़ की बात की जाए या बॉनफायर के बाद, क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूँ और वैसे भी हम लखनऊ में हैं, तो लखनऊ की तो चाट भी मशहूर है। तो मैं यहाँ हमने देखा था कि आलू है, हमने सर ने भी बताया था कि जो आलू है उसको रखा गया है। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे लगता है अभी हुआ है कि नहीं। बना के खिलाएंगे कुछ। कोशिश है मेरी, जो मुझे यहाँ सीखने को मिला है बेसिकली इस फार्म में। अब शायद ये हो तो चुका है, लेकिन वो तो बाद में जो हमारे यहाँ शेफ हैं वही बताएंगे कि अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन you can also try, I think. हाँ, लेकिन ये अच्छा लग रहा है और शायद एक बार में नहीं, लेकिन दूसरी बार मैं इसको अच्छे से कर ही लूंगा। और मुझको देख के शायद और भी जो लोग हैं वो थोड़ा सा उनको आइडिया होगा कि बॉनफायर के साथ साथ ना सिर्फ आपको ऐसी तपिश मिलती है, बल्कि और भी खाने के लिए भी आपका स्वाद आता है। साथ पका भी सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी कह सकते हैं हम। किसी आशिक ने कहा है, मेरी कब्र पे आलू बोना, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे आलू बोना, ताकि लोग ये समझें कि आशिक चाट का शौकीन था। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मैं तो जब से फार्म हाउस बनना शुरू हुआ है, मतलब तब से हमारा आना जाना यहाँ पे है। और बीच में कोई फंक्शन होता है, होली होता है, दिवाली होता है, बर्थडे वगैरह भी हम प्रेफर करते हैं कि हम यहीं सेलिब्रेट करें। बच्चों को अच्छा लगता है। इवन हमारी बेटी बैंकॉक से आती है, तो फिर एक दिन हम उसको लाना प्रेफर करते हैं। उसकी हमारी ग्रैंड डॉटर 10 इयर्स की हो गई है अभी, तो हम उसको भी लेके आए थे। तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा उनको। शहर में हम रहते हैं तो शहर की तो बहुत सी चीज़ें खाते रहते हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक नेचर अबॉर्ड में आकर के जो नेचुरल चीज़ है, जो जैसे दाल बाटी है या बाटी चोखा है या फिश माटी के अंदर पकाते हैं, और जो आसपास का वातावरण है वो इतना सुंदर लगता है कि जी चाहता है कि 2-3 दिन यहीं रुक करके आराम करें और रिलैक्स करें और अपने जो भाग दौड़ की ज़िंदगी से है उससे दूर होकर के थोड़ा
आध्यात्मिक जीवन में और अपने सुख शांति के जीवन में वापस लौटे। देखो यहाँ आके आपको थकान नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि आपने शायद पूरा एक्सप्लोर नहीं करा। थकान हो रही है, हमने हर एक्टिविटी यहाँ पे देखी है। मैं तुमसे एक दिन पहले भी आ गया था, 1-2 दिन पहले, तो हमने और भी चीजें देखी थी, लेकिन यहाँ हमने सारी चीजें देखी हैं। सुबह के समय कोहरा है, दोपहर के समय अच्छी धूप आप यहाँ सेक सकते हो, स्विमिंग पूल है आपके पास, और साथ ही साथ अब रात जो हो चुकी है, हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है, और सबसे ज्यादा मेरा ध्यान जो है वो आलू पे ही है, क्योंकि अब थोड़ी देर में बस हम जो डिनर है वो करेंगे यहाँ पे जरूर। तो अगर मुकुल मैं इस चीज को अगर मैं अपना सम अप करूं, क्योंकि कल हम निकलने वाले हैं और बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर इस बिल्कुल। फार्म से, तो मुझे लग रहा है कि ये जो एग्रो टूरिज्म स्पॉट्स जो ऐसे डेवलप हो रहे हैं हमारी पूरी कंट्री में, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे किसानों के साथ साथ जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतर विकल्प है, कुछ अच्छे मोमेंट्स अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का और उन पलों को यादगार बनाने का। बिल्कुल, बहुत अच्छे यादगार पल जो हैं वो हम यहाँ से जरूर लेके जा रहे हैं, और इसलिए लेके जा रहे हैं कि अगली बार हम जल्द से जल्द यहाँ पे आ सकें, और जो हमें देख भी रहे हैं शायद उनकी भी हमें देख के इच्छा होगी कि यार जल्द से जल्दी जो एग्रो टूरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, लखनऊ में के जो आसपास हैं, वो जरूर शायद यहाँ पे सर्च करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे आ सकते हैं, और हम लोगों को यहाँ का पूरा कल्चर और वो भी दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जब लखनऊ की हम बात कर रहे हैं तो ये लखनऊ यहाँ तक कोशिश की गई है कि इसको सीमित रखा जाए, लेकिन और किस तरीके से ये जो पूरा फार्म है ये अपने शहर लखनऊ से जुड़ा हुआ है, हमारे देश की जो अलग अलग विविधता है उसको भी ये पूरा फार्म दिखाता है, कैसी वो विविधता है वो भी हम दिखाएंगे यहाँ। तो इसलिए चलो गांव चले इज लाइक परफेक्ट टैगलाइन फॉर अवर शो। बिल्कुल, और ये सबको अब समझ में भी आ गया होगा कि आखिर हम क्यों कहते हैं कि चलो गाँव चले। तो अगली सुबह हमने विदा ली नेचर्स अबोर्ड के एकांत से। और फिर से चल पड़े चहल पहल से भरी दुनिया में। यहाँ हमारा डेस्टिनेशन है लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ, लखनवी तहजीब का शहर लखनऊ। चलो गाँव चले, लखनऊ शहर का इतिहास से गहरा ताल्लुक है। कह सकते हैं कि इतिहास के हर दौर की खुशबू ने इस शहर को महका रखा है। यहाँ की गलियों, सड़कों, बाजारों में वक्त की निशानियाँ यहाँ वहाँ दिख ही जाती है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स ने इस शहर को पूरी दुनिया में मशहूर कर रखा है। यहाँ का रोमी दरवाजा भी काफी मशहूर है। यहाँ के आर्किटेक्चर में एक से ज्यादा शैलियों का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। ये शहर इतना बड़ा है कि इसे एक दिन में घूमना काफी नहीं है। लखनऊ अपनी काफी सारी चीजों के साथ फेमस है अपने फूड डाइवर्सिटी के लिए भी। यहाँ के मशहूर खाने की इतनी सारी वैरायटीज है कि एक दिन में उन सबको कवर कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमने भी यहाँ की कुछ खास चीजों को ट्राई किया। सबसे पहले चाय पीने के लिए हम यहाँ की मशहूर चाय की दुकान में जा पहुँचे। ये दुकान काफी फेमस है, और फेमस क्यों है ये जानने के लिए यहाँ की चाय पीनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ये पूरा प्रोसेस कि आखिर कैसे बनती है यहाँ की चाय। भाई मान गए शर्मा जी की चाय को। चाय के बाद अब हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की चाट पकौड़ी। यूपी में कई जगहों पर चाट पकौड़ी फेमस है, और हम ऐसी ही एक जगह पर खड़े हैं। यहाँ की चाट का स्वाद बेजोड़ है। ताजे दही में कुरकुरी आलू टिक्की, स्वादिष्ट चटनी और मसालेदार पानी से भरे गोलगप्पे। इसके अलावा भी काफी सारे वेरिएशंस चाट और चाट पकौड़ी की दुकानों पर मिल जाते हैं। लखनऊ के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। हर जगह के पास कुछ न कुछ खास। यहाँ की ट्रेडिशन में काफी कुछ है, और हमने देखी एक और ट्रेडिशनल आर्ट, चिकनकारी। जी हाँ, चिकनकारी की कला भी लखनऊ की विरासत का एक अहम हिस्सा है। चिकन लफ्ज टर्किश शब्द चीक से इजाद किया गया है।
जिसका मतलब होता है छोटे छोटे छेद करना। बताया जाता है कि ये काम ईरान में शुरू हुआ था और चिकन की ये विद्या, ये कशीदाकारी बेगम नूरजहां के दौर में भारत आई और उसके बाद परवान चढ़ती गई। ये कढ़ाई नाजुक थी और बारीक भी, पर देखने में बहुत हसीन थी, इसलिए जो भी इसे देखता सीखने बैठ जाता था। लखनऊ और लखनऊ के आसपास के कई गांवों में आज भी महिलाएं केवल चिकनकारी की कढ़ाई करके अपना घर चलाती है। शुरू में जब हिंदुस्तान में ये काम किया जाने लगा तो चिकनकारी ढाका के मलमल कपड़े पर किया जाता था। वक्त बदलने के साथ ये काम सूती कपड़े, अब सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन फैब्रिक पर भी किया जा रहा है। चिकनकारी के लिए पहले कपड़े पर लकड़ी के ब्लॉक से डिजाइन उकेरी जाती है, फिर कपड़े को फ्रेम में सेट करके छपाई पर कढ़ाई का काम शुरू किया जाता है। चिकनकारी में आज काफी सारे पैटर्न और डिजाइन्स देखे जाते हैं। डिजाइनर्स ने चिकनकारी आर्ट को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है, मगर लखनऊ में यहाँ की परंपरा और इतिहास से जुड़ी है। लखनऊ जैसे जिंदादिल शहर को छोड़कर आगे बढ़ना अपने आप में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, मगर सफर तो आगे बढ़ने का नाम है। और यही सफर मुझे ले आया सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत के डागर फार्म में हमने विजिट की देसी रसोई। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। लखनऊ की हर बात निराली है। यहाँ का खाना, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का आर्किटेक्चर, महल, कोठियाँ, झरोखे और इनके अलावा यहाँ की चिकनकारी का हसीन काम। अदब और इल्म के इस शहर ने हिंदुस्तान को कई सौगातें सौंपी है। लखनऊ के पास काफी कुछ है। बदलते वक्त के बाद भी ये शहर अपने उसी अंदाज को बनाए हुए है। इसी वजह से ये शहर अपनी और बस खींच लेता है। लखनऊ का हमारा ये सफर अभी के लिए पूरा होता है। लखनऊ और ये पूरा सफर मुझे हमेशा याद रहेगा, और ये भी याद रहेगा कि टूरिज्म में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। इको टूरिज्म का, फार्म टूरिज्म का, फॉरेस्ट टूरिज्म का। लखनऊ जैसे जिंदादिल शहर को छोड़कर आगे बढ़ना अपने आप में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, मगर सफर तो आगे बढ़ने का नाम है। और यही सफर मुझे ले आया सोनीपत, हरियाणा। चलो गाँव चले, चलो गाँव चले, चलो गाँव चले। सोनीपत के डागर फार्म में हमने विजिट की देसी रसोई। साल 2023 को यूनाइटेड नेशंस ने मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है। यहाँ पहुँचने पर मुझे पता लगा कि यहाँ मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर काफी काम किया जा रहा है। साथ ही किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ बरसों से बाजरा, जौ, मक्का खाने की थाली में शामिल रहे हैं। हमारे फूड कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट है ये। मक्के की रोटी और सरसों का साग तो वर्ल्ड फेमस है। मक्के की मोटी रोटी, उस पर ढेर सारा मक्खन और उसे चूरकर गुड़ के साथ क्या टेस्ट होता है। और मैंने न केवल इनको टेस्ट किया, बल्कि यहाँ की देसी रसोई में कुकिंग में हाथ भी बटाया। हिंदुस्तानी देसी खाना बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन इसका स्वाद, खाने की महक सीधे दिल में उतर जाती है। वर्ष 2023
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि रूरल टूरिज्म में खाने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और जब हम जैसे टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो यहाँ का देसी स्वाद चख के जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसे खाने के बाद ऐसा लगता है कि कंप्लीट मील आपने खा लिया हो। तो आज हम इस स्वाद को चखने वाले हैं और मेरे सामने ये परोसी गई है मोटे अनाज की थाल। बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इन सभी चीज़ों के मुझे नाम बताइए। पहली बार मैं खा रही हूँ ये मोटा अनाज। बेटी ये बाजरे की खिचड़ी है, इसमें चने की दाल और थोड़े चावल भी मिला रखे हैं। अच्छा। और ये डॉक्टर मतलब सरसों की वो होता है वो मिला के इसमें कुछ और थोड़ा सा उसका मक्की वगैरह का आटा डाला हुआ है। और ये मक्की की रोटी है और इनकी बाजरे की रोटी है और ये मिक्स दाल है। तो चलिए फिर खाते हैं। और ये चूरमा, ये बाजरे का। और चूरमा तो मैं सबसे पहले खाना चाहूँगी। मीठे से शुरुआत करते हैं। बहुत लाजवाब, मतलब ऐसा खाना तो 5 स्टार होटल में भी आपको खाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मोटे अनाज को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि वर्ष 2023 में इसे पूरा विश्व, और ये ना सिर्फ अब भारत में जबकि अब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लोग इसे खाना पसंद करेंगे। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ इससे बने हुए क्विजिन्स, ये तो है देसी क्विजिन्स, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में मोटे अनाज से और भी बहुत सारे लोग, बहुत से हमारे शेफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अलग अलग डिशेस बना रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया को एक अलग तरह का खाना परोस सके जो भरपूर हो न्यूट्रिशन वैल्यू से, साथ के साथ टेस्ट के साथ। वैसे इस फार्म के यूनिक टेस्ट के पीछे एक बड़ी वजह है यहाँ पर उगाई गई फसलें जो पूरी तरह से केमिकल्स और केमिकल पेस्टिसाइड फ्री है। यहाँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग होती है। यहाँ फसलों में काम आने वाली खाद भी यहीं तैयार की जाती है। फार्म के एक हिस्से में पशुपालन किया जाता है और उनके गोबर से खाद तैयार की जाती है। इस वजह से खेती के लिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। मेरे साथ उज्जवल जी है, तो चलिए जानते हैं उनसे कि डागर फार्म के बारे में। और मैं उज्जवल आपसे जानना चाहूँगी कि डागर फार्म की शुरुआत कब हुई और आपने क्या सोचकर इस फार्म को डेवलप किया? मैम, ये जो फार्म है ये स्टार्टअप मेरे दादाजी ने करा था 1970 में। ओके। और उसके बाद हमने इसमें आगे बढ़ाया, जो कि हमने इसको डागर फार्म को एक एजुकेशनल टूर और आर्गो टूरिज्म के उसमें हमने इसको चेंज करा। ओके, तो मतलब आप इसमें इंस्टीट्यूशन, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग सेंटर टाइप से डेवलप किया, तो उसमें आपने क्या क्या, मतलब किसान की बात करूं या फिर मैं बच्चों की बात करूं या फिर कैसे आपने इस चीज़ को? मैम, आप दोनों चीज़ों की बात करो, किसान की भी बात करो और इसमें आप बच्चों की भी बात करो। हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं आप? नई किसानों को ट्रेनिंग देते हैं हम, जैसे कि जो भी नई तकनीक आती है, नई मशीनरी जो कृषि हमारे यंत्र आते हैं, हम उनकी नॉलेज उनको देते हैं, उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं। डेयरी की हम ट्रेनिंग देते हैं, हनी बी की ट्रेनिंग देते हैं। पशुपालन की हम बात करें तो मैंने यहाँ देखा फार्म में आपने यहाँ पे गिर गाय भी पाल रखी है, तो क्या उसका जो दूध है सिर्फ फार्म के रिसोर्सेज में काम आता है या फिर आप बाहर भी बेचते हैं? नहीं मैम, हम बाहर भी सेल करते हैं, फार्म में भी डिसयूज हो जाता है। हमने जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले रखा है उसमें हमारी 32 डेयरी सर्टिफाइड है। ओके। जिसमें कि हम बाहर भी उसको जो सेल करते हैं और हमारे फार्म यूज में भी सारा हुआ जाता है। तो मतलब गायों का जो दूध है वो भी ऑर्गेनिक हम समझे? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है विद सर्टिफिकेशन। ओके ओके ओके। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उज्जवल जी ने इस फार्म को कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्म में डेवलप किया हुआ है। और आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, चाहे हम शहरों की बात करें या फिर अपने खान पान की, हर चीज़ पॉल्यूटेड हो रखी है। तो ऐसे वक्त में ये गांव हमें बहुत करीब से देखने को एक ऐसा एहसास देते हैं जहां हम अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं, अपनी सेहत के साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान रख सकते हैं। पहले के समय में खेती करने के लिए किसान पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहा करते थे, इसीलिए अनाज और फसलों की गुणवत्ता काफी अच्छी होती थी। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मांग बढ़ने के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग प्रारंभ हो गया, जिससे रसायनों का दुष्प्रभाव फसलों और खाद्य पदार्थों पर दिखाई देने लगा।
पिछले कुछ वर्षों में फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का चलन बढ़ा है। खास बात यह है कि इस प्रकार की खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक खेती करने से भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। जैविक खेती से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। रासायनिक खेती की अपेक्षा ऑर्गेनिक खेती में पानी की आवश्यकता कम होती है। ऑर्गेनिक खेती में फसलों के उत्पादन में कृषक को लागत कम लगानी पड़ती है और लाभ अधिक होता है। इस खेती में उत्पन्न अनाज का सेवन करने से व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होने का खतरा नहीं होता। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक खेती से प्राप्त होने वाली उपज की मांग बहुत अधिक है। इस फार्म में जो काम हो रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को साथ जोड़ने के लिए फार्म में किसानों के लिए कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स आकर लोगों को गाइड करते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में भी बताया जाता है। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ स्थानीय पार्षद भी आए हैं, जो किसानों को गाइड कर रहे हैं। जो गांव में रहने वाले किसान है वो जिस प्रकार से उत्पादन करते हैं अपना मक्की का, बाजरे का, गेहूं का या अनेक नई नई सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ पर मक्की का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, नई नई सब्जियों का उत्पादन यहाँ होता है और एक नई तकनीक के साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो किसान भाई करते हैं। जो किसान हैं वो चाहते हैं कि दूसरी देश से भी लोग यहाँ आए और हमारी खेती का, हम किस प्रकार से खेती करते हैं, किस प्रकार का जीवन जीते हैं और एक आदर्श जीवन जो हमारे गांव के किसान भाई जीते हैं, चाहे वो पशुपालन का काम करते हों, दूध का काम करते हों। आज पूरी दुनिया आज इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक सारी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से हर आदमी तक पहुंचती हैं। तो आज राई विधानसभा में जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो सोच है, आज गांव के अंदर भी हम जो हरियाणा सरकार की योजना है कि 3-4 कमरे का एक ऐसा सेट तैयार किया जाए, उसमें जो बहुत प्राचीन काल से जिस प्रकार से चूल्हे के ऊपर भोजन पकाकर खाने का काम जो होता था, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहता था, वो जानकारी हम जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं, हरियाणा का कल्चर देखने के लिए आते हैं, यहाँ का पहनावा देखने के लिए आते हैं, किस प्रकार से हम गांव में रहते हैं, किस प्रकार से पशुपालन का काम करते हैं, किस प्रकार से खेती का काम करते हैं, वो बड़े चाव से और शौक से यहाँ देखते हैं। और हमारे किसान भाइयों ने जो एक यहाँ पर इस प्रकार की कुछ होटल इंडस्ट्रीज भी यहाँ काम कर रही हैं। सब प्रकार के व्यंजन, अब जैसे सर्दी का मौसम है तो बाजरे और मक्की की रोटी, हरी सब्जी, ये हम उनको जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको खिलाने का काम करते हैं। और वो यहाँ अगर ठहरना चाहें तो उस प्रकार की उनकी ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ अच्छे से सब प्रकार की सुविधाओं के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। जब भी कोई दिल्ली के नज़दीक होने के कारण से बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं और हमारे अनेक गाँव में जो हरियाणा सरकार की योजना है कि हम उन किसानों को कुछ सहायता देते हैं, वो उस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो सारा टूरिस्ट वहाँ पर आता है, वहाँ रात को भी ठहरता है, दिन में भी घूमता है, मिलता है, जुलता है। इस प्रकार से प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा को देखने के लिए आए। जिस प्रकार की ये भूमि है हरियाणा, यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जैसे हिमाचल हमारे साथ लगता है, उससे थोड़ा सा अलग हटके हरियाणा प्रदेश का कल्चर है, वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इस फार्म पर काफी कुछ है और सब कुछ स्पेशल ही है। फार्मिंग से लेकर फूड सभी स्पेशल है, खेत से लेकर रसोई सभी में कुछ अलग सी बात है। यहाँ के खाने और यहाँ के मक्खन की महक आसानी से नहीं भूली जा सकती। ये फार्म और यहाँ होने वाला काम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग किस तरह किसानों की जिंदगियां बदल रही है,
मेहनत और पक्के इरादे से कामयाबी हासिल की जा सकती है। मिलेट, जिन्हें हिंदी में मोटा अनाज भी कहा जाता है, ये पौष्टिक अनाज है जो फाइबर, खनिज और दूसरे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मोटे अनाज अक्सर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं और दलिया, ब्रेड और साथ ही कई दूसरी डिशेस के रूप में भी इन्हें पकाया जाता है। चलो